तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी, एक बार फिर से आप सबका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्दर पार्ट। कौन सा? फ्लूइड डायनामिक्स। हम फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म कर चुके थे और फ्लूइड डायनामिक्स में मैं आपको बता चुका था कि किस तरीके से एक लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल्स के पाथ को क्या करते हैं? फॉलो। हर एक पॉइंट पर जब कोई पार्टिकल गुजरेगा तो उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन में गुजरेगा जिससे उसके प्रीवियस वाला पार्टिकल गुजरा था। तो पाथ लगभग कैसा रहेगा? प्रीवियस पार्टिकल जैसा। ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं हम? लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर मान लो कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने प्रीवियस पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो ना करें और जो प्रीवियस पार्टिकल्स है उनको क्रॉस करने की कोशिश करें, उनके साथ कोलिजन करें, क्लियर, एक डेफिनेट पाथ ना बने, ऐसे पाथ को अपन क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से एक स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए हमने एक रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन किया था। इफ रेनॉल्ड्स नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 2000 देन द लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स व्हाट? टर्बुलेंट फ्लो। देखो टर्बुलेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? डिसऑर्डर। टर्बुलेंट का आप बेसिक मीनिंग क्या समझ सकते हो? डिसऑर्डर, कि जिसमें पार्टिकल्स का मोशन एक प्रॉपर ऑर्डर में ना हो, ऐसा फ्लो क्या कहलाता है? टर्बुलेंट फ्लो। और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करें तो क्या हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो को आप ऐसे भी समझ सकते हो। लेमिना का मतलब क्या होता है? लेमिना का मतलब होता है एक 2 डायमेंशनल शीट, क्लियर, जैसे ताश का पत्ता। अब आपने ताश की गड्डियों को देखा होगा। अगर आप उसको ताश की गड्डियों को इस तरीके से करें तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, बल्कि एक के ऊपर एक स्मूथली क्या करती है? मूव। तो आप अगर इसे यूं भी बोलो कि अगर फ्लूइड लेयर्स एक दूसरे में मिक्स होए बिना एक दूसरे पर यदि स्मूथली मूव करें, किसकी तरह? ताश के पत्तों की तरह, तो ऐसा फ्लो क्या कहलाएगा? लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अगर पार्टिकल से समझाना है तो पार्टिकल यदि प्रीवियस पार्टिकल के पाथ को फॉलो करे, ऐसे समझा दो लेमिनार फ्लो को, या फिर लेयर से समझाना है तो ताश के पत्तों की तरह स्मूथ मोशन एक लेयर का दूसरे लेयर के ऊपर बिना मिक्स हुए, इसे भी अपन क्या बोल सकते हैं? लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद एक लेमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो। उसके लिए हमने एक रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन किया था, जो ग्रेटर देन 2000 होते ही जो आपका स्ट्रीमलाइन और जो लेमिनार फ्लो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? डिसऑर्डरनेस। मतलब डिसऑर्डर मतलब कि जब फ्लूइड पार्टिकल्स का जो मोशन है उसको अपन स्पेसिफाई ना करें, उनके पाथ को बता ना सकें, ऐसा जो फ्लो है इस टाइप को क्या कहलाता है? टर्बुलेंट फ्लो। और मैंने ये भी बताया था कि फ्लूइड डायनेमिक्स में हम जो सिचुएशन लेके चलेंगे या फ्लूइड डायनेमिक्स के जो भी लॉज होंगे, जो भी इक्वेशंस होंगी, ऑल दोज विल बी वैलिड ओनली इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर हमने बोला था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रीमलाइन से, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कुछ विशेषताएं मैंने तुम्हें बताई। इन फर्दर मूविंग हम डिस्कस करते हैं एक और बात, कि एक तो तरीका मैंने आपको क्या बताया कि लेमिनार फ्लो को किस में कन्वर्ट कर दें अपन? टर्बुलेंट फ्लो में। एक तरीका तो बताया किससे? रेनॉल्ड्स नंबर से। और एक तरीका ये भी हो सकता है, मान लो कि कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है इस तरीके से, ये किसी क्रॉस सेक्शन में ऐसे जा रहा है कुछ, ये फ्लो इस तरीके से हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के तरीके से, क्लियर। अब यहां पे बीच में आप क्या कर दो, कोई इनके पास में कोई बॉडी आ गई, कोई सॉलिड बॉडी आ गई, ऐसे समझो, तो क्या होगा? कोई ये ऑब्जेक्ट आ गया, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या होगा? ये यहां से टकराएंगे और इस तरीके से ऐसे हो सकता है ना, इस तरीके से। तो ये टकराने के बाद क्या इसका फ्लो कुछ अजीब सा नहीं हो गया? तो यहां से इससे पहले ये किसमें था? किसमें था? स्ट्रीमलाइन में। और आपने जब किसी इस स्ट्रीमलाइन या फ्लो के पाथ में यदि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाए
सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ फ्लूइड पार्टिकल्स का कोलिजन हो जाएगा और इसके बाद जो आपका फ्लो है वो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट। तो दो तरीके हैं, अगर स्ट्रीमलाइन के पाथ में क्या आ जाए, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाए तब भी क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट। और एक हम बात कर रहे थे किसकी, वेलोसिटी की, कि एक किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद, और वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है ना उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जस्ट आफ्टर विच द लेमिनार फ्लो कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो। वो क्रिटिकल वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसके जस्ट बाद, जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी आई तो उसके हल्का सा भी यदि ज्यादा हो गया तो उस केस में आपका जो लेमिनार फ्लो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो एक तो वो तरीका था जो रेनॉल्ड्स नंबर में हमने देखा है, और दूसरा तरीका कि यदि स्ट्रीमलाइन फ्लो के बीच में यदि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाए तो फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ पर कोलाइड कर जाते हैं और ये जो लेयर्स हैं फ्लूइड लेयर्स वो एक दूसरे में क्या हो जाती है, डिस्ट्रप्ट कर जाती है, या फिर यूं बोलो कि एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, तब भी आपका जो फ्लो है कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर। तो ये दो तरीके हैं कि किस तरीके से स्ट्रीमलाइन फ्लो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट केस अपन फ्लूइड डायनेमिक्स में, किसमें, फ्लूइड डायनेमिक्स में, मैंने कल भी कहा था फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिकली इट इज द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ फ्लूइड इन मोशन। मैंने कल भी बताया था ये बात आपको कि इट इज बेसिकली द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ फ्लूइड इन मोशन, और फॉर बेसिक एनालिसिस के लिए वी यूज, ध्यान से समझना, आइडियल फ्लूइड इंस्टेड ऑफ रियल फ्लूइड। याद है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम रियल गैसेस नहीं पढ़ते हैं, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम किसको लेके चलते थे, आइडियल गैसेस को। उसी तरीके से जब अपन पढ़ रहे होंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड इन मोशन, तो उस केस में अपन जो फ्लूइड लेंगे वो कौन सा लेंगे, आइडियल। और आइडियल फ्लूइड, याद है केटीजी में कौन सी गैस आइडियल होगी, उसके लिए हमने कुछ अजम्पशंस लिए थे, पोस्टुलेट्स लिए थे। इसी तरीके से कौन सा फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होगा, इसके लिए कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, फ्लूइड डायनेमिक्स इज बेसिकली स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। फॉर बेसिक एनालिसिस वी यूज आइडियल फ्लूइड इंस्टेड ऑफ रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, आइडियल फ्लूइड का। और आइडियल फ्लूइड, कोई भी रियल फ्लूइड कब आइडियल फ्लूइड की तरफ बिहेव करेगा, इसके लिए हम क्या लेते हैं, कुछ अजम्पशन। मतलब एक आइडियल फ्लूइड कब, कोई भी फ्लूइड आइडियल कब होगा, इसके लिए अपन को क्या लेने पड़ते हैं, अजम्पशन। तो इसमें मैं अजम्पशन जो अपन लेके चल रहे हैं किन में, फ्लूइड डायनेमिक्स में, वो अजम्पशन क्या क्या है उसको अपन देखते हैं एक बार। तो ये किसके अजम्पशंस हैं, ये हैं सर आइडियल फ्लूइड के अजम्पशन। आइडियल फ्लूइड, तो रियल फ्लूइड को अपन क्या मान के चल रहे हैं, आइडियल फ्लूइड। तो क्या क्या अजम्पशन है कि साहब कोई भी फ्लूइड आइडियल कब होगा, फर्स्ट इनकम्प्रेसिबल, इसकी बात अपन पहले ही कर चुके हैं, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी डू नॉट चेंज, जिसको कंप्रेस ना किया जाए। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, जब आप बात कर रहे हो ना फ्लूइड की, तो फ्लूइड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए। और डेफिनेट वॉल्यूम कब होगा, जब उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, और वॉल्यूम चेंज होने पर ही तो डेंसिटी चेंज होगी। तो इसका मतलब अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो फ्लूइड आने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती हमारे स्टडी के हिसाब।
कि फ्लूइड की कैटेगरी में वही आ रहे हैं हमारे जो इनकम्प्रेसिबल, और इनकम्प्रेसिबल मतलब जिनकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, और जिनकी डेंसिटी चेंज हो रही है उनको अपन किस में रख रहे हैं, गैस वाली कैटेगरी में। तो फ्लूइड का सीधा सीधा मतलब कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल आते ही समझ जाओ कि भाई साहब वो फ्लूइड है, और कौन सा वाला फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। सेकंड, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस फ्लूइड का मतलब क्या है, फॉर अवर एनालिसिस जब अपन बात कर रहे हैं किसकी, आइडियल फ्लूइड्स की, तो आइडियल फ्लूइड्स वाली कैटेगरी में अपन हमारे एनालिसिस के लिए वी neglect the friction between the fluid layer। फ्लूइड लेयर्स के बीच में, मैंने बोला ना फ्लूइड लेयर्स जब एक दूसरे पर क्या करती है, मोशन करती है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, अपन बाद में पढ़ेंगे उसे विस्कोसिटी नाम से। तो उस वाले वो जो फ्रिक्शन लग रहा है, वो जो ड्रैग फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को अपन अभी क्या मान के चल रहे हैं, एब्सेंट। उसको अपन क्या मान के चल रहे हैं, नेग्लेक्ट। तो आइडियल फ्लूइड का सीधा सीधा मतलब वो कैसा होना चाहिए, एक तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और एक नॉन विस्कस होना चाहिए। तीसरा पार्ट फ्लो कैसा होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए कौन सा, लेमिनार फ्लो, ताश के पत्तों की तरह। और पार्टिकल से समझाओ तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इसका मतलब मैं बार बार बताऊंगा, इसको पार्टिकल से और इसको ताश के पत्ते से, लेयर से। और चौथा, इररोटेशनल फ्लो। अब ध्यान से समझना, इररोटेशनल फ्लो मतलब फ्लूइड पार्टिकल्स है ना, वो फ्लूइड पार्टिकल्स के पाथ में यदि कोई यूनिफॉर्म बॉडी आ जाए, इफ यूनिफॉर्म बॉडी इज flowing in the path of fluid, then fluid particles will not impart any rotational motion to that object। यदि फ्लूइड के रास्ते में, फ्लूइड फ्लो के रास्ते में यदि कोई यूनिफॉर्म बॉडी आ जाए, तो फ्लूइड पार्टिकल्स उस बॉडी को कोई रोटेशनल मोशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो घूमने लग जाए, पार्टिकल्स रोटेट करने लग जाए, उस बॉडी को भी रोटेशन दे दें। क्लियर बात। तो फ्लूइड कहीं पर भी रोटेशनल इफेक्ट शो नहीं करेगा। उसके पास में कोई ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा तो वो अगर उसके साथ बह रहा है तो वो घूमते घूमते नहीं बहेगा, मतलब उसका रोटेशनल इफेक्ट क्या मान के चलेंगे, 0। तो आइडियल फ्लूइड फ्लो की अगर अपन बात कर रहे हैं तो क्या क्या गुण होने चाहिए, हम जब फ्लूइड डायनेमिक्स में जो एजम्पशंस लेंगे, एक आइडियल फ्लूइड को एजम्पशन, भाई आइडियल फ्लूइड क्या है, कोई फ्लूइड आइडियल हो सकता है क्या, जैसे कोई गैस आइडियल गैस नहीं हो सकती, इसी तरीके से आइडियल फ्लूइड केवल क्या है, एक अजम्पशन। और कोई भी फ्लूइड आइडियल कब होगा, जब वो कैसा हो, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का सीधा सीधा मतलब डेंसिटी डू नॉट चेंज, नॉन विस्कस, फ्रिक्शन जो लेयर्स के बीच में रख रहा है उसे अपन नेग्लेक्ट करके चलते हैं। दूसरा लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। और इररोटेशनल मतलब सारे के सारे जो रोटेशनल इफेक्ट रहेंगे उनको क्या मान के चलेंगे, 0। ये इफेक्ट जो भी फ्लूइड शो करता है उसे क्या बोलते हैं अपन, आइडियल फ्लूइड। और फ्लो कैसा होना चाहिए, लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर बात। अब ये अजम्पशंस अपन लेके चलेंगे और फिर इसके बाद सारी के सारी चीजें जो भी अपन इक्वेशंस डिराइव करेंगे, जो भी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, जो भी फॉर्मूलाज यूज करेंगे, वो अपन जो फ्लूइड एज्यूम करके चल रहे हैं कौन सा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड। नोट करो इसे। ठीक है सर। अब देखो आप आगे, मैंने कल तुम्हें एक और चीज बताई थी, क्या, स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो। तो अनस्टेडी फ्लो की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं अभी बात कर रहा हूं स्टेडी फ्लो।
तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि हमारे 12th स्टैंडर्ड में, किसमें, ध्यान से समझना मेरी बात को, 12th स्टैंडर्ड के लेवल तक स्टडी फ्लो बोल दो या स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल दो, एक ही बात है। क्या बोला मैंने? स्टडी फ्लो बोल दो या लेमिनार फ्लो बोल दो या स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल दो, एक ही बात है। तीनों का मतलब एक ही है। कब तक? 12th स्टैंडर्ड तक। आप इंजीनियरिंग में जाओगे वहां पे तो आप कई तरीके के फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, फिर वहां पे ये स्ट्रेस स्ट्रेन वाले, जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, कई सारे फ्लूइड्स पढ़ोगे। लेकिन अभी 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टडी फ्लूइड, स्टडी फ्लो कह दो और स्ट्रीमलाइन फ्लो कह दो और लेमिनार फ्लो कह दो, एक ही बात है। कल मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा स्टडी फ्लो होता है, कौन सा स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, कौन सा लेमिनार फ्लो होता है। लेकिन तीनों का मतलब क्या है हमारे 12th के हिसाब से? सेम। दूसरी चीज, जो भी लॉज होंगे, जो भी हम डेरिवेशंस करेंगे, उनमें जो भी एजम्पशंस लेंगे, तो जो आपके वर्ड यूज कर सकते हो, कौन सा कर सकते हो? या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो मान लो या फिर स्टडी फ्लो मान। क्लियर? एक पार्टिकल की किसी पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा मतलब। जब पार्टिकल किसी दूसरे बिंदु पर शिफ्ट होगा तो वहां पर उसका वेलोसिटी वही हो जाएगा जो उससे पहले वाले का था। क्लियर? सीधी सी बात यह है। तो अब अपन बात करते हैं इसमें किसकी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम आइडियल फ्लूइड कंसेप्ट सीखने के बाद अब अपन बात करते हैं किसकी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पहली बात यह है कि एक रिलेशन है किसमें? क्रॉस सेक्शन एरिया और फ्लूइड वेलोसिटी में। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन द मास कंजर्वेशन। ये किस पर बेस्ड है? मास कंजर्वेशन। और दूसरा पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, the mass entering at one end is equal to the mass leaving at another end and in same time interval, ध्यान से समझना इस बात को। सेम टाइम इंटरवल में इस इक्वेशन के अनुसार, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बेसिकली ये समझो कि एक तरीके का रिलेशन है और हम आइडियल फ्लूइड फ्लो को तो मान ही चल रहे हैं। तो ये वैलिड कब है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह जो भी अपन डेरिवेशन करेंगे सारे वैलिड कब है? जब अपन आइडियलिस्टिक सिचुएशंस माने किसके? फ्लूइड की। और फ्लूइड कैसा आइडियल फ्लूइड कैसा होना चाहिए? लेमिनार फ्लो होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए, और भी एक अधिक चीज अपन ने पढ़ी वहां पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, द मास एंटरिंग एट वन एंड इज इक्वल टू द मास लिविंग एट अनदर एंड इन सेम टाइम इंटरवल। समान समय अंतराल में जितना मास किसी एक एंड से एंटर कर रहा है तो उतना ही मास दूसरे एंड से क्या कर रहा होगा? निकल रहा होगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है। और बेसिकली है भी सही। आप इमेजिन करो कि एक पाइप है, ये पाइप है, सपोज ये पाइप, इधर से मैंने मान लो कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाला, तो इधर से कितना निकला? इधर से उतना ही तो निकलेगा जितना मैंने डाला, क्योंकि ऑलरेडी मान लो कि इसमें पानी भरा हुआ है और वो बिल्कुल चलवल नहीं रहा। अब इधर से मैंने क्या किया? पानी घुसाया, कितना? मान लो 1 लीटर पानी घुसाया, तो इधर से कितना निकला? 1 लीटर से निकला होगा, क्योंकि उस 1 लीटर ने उस 1 लीटर को क्या कर दिया होगा? बाहर धक्का मार के निकाल दिया होगा।
तो जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही तो मास क्या कर रहा होगा, एग्जिट कर रहा होगा दूसरे एंड से। अब इसका जो डेरिवेशन है उसे अपन करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये किस पे बेस्ड है, मास कंजर्वेशन पे। दूसरी चीज, एक एंड से समान, मान लो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में यदि m1 मास ने एंटर किया तो उतने ही डेल्टा टी टाइम में दूसरे एंड से कितना मास निकलेगा, उतना ही m1। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक सिचुएशन को लेते हैं कि सपोज एक बहुत लंबा सा पाइप है, उसका एक सेगमेंट लिया, कि एक बहुत लंबा सा पाइप था और उसका मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट लिया, और इस सेगमेंट में इस जगह पर क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, इस जगह पर और इस जगह पर। ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग क्रॉस सेक्शन का, हर एक जगह से कहीं से मोटा कहीं से पतला। इस जगह पे जब फ्लूइड पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, वेलोसिटी स्मॉल v1। देखो वॉल्यूम के लिए मैं लूंगा कैपिटल V यहाँ पे, और वेलोसिटी के लिए लूंगा स्मॉल v। ध्यान रखना स्मॉल v को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया इज A1, फ्लो वेलोसिटी इस जगह पे कितनी है, पार्टिकल वेलोसिटी v1, और इस जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2, पार्टिकल वेलोसिटी v2, और यहाँ पर डेंसिटी रो, और यहाँ पर भी डेंसिटी रो। क्यों क्यों, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान रहे हैं ना सर, तो डेंसिटी डू नॉट चेंज। तो यहाँ पर रो तो यहाँ पर भी रो। अब एक बात समझो आप कि सपोज हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं डेल्टा टी, लेट द टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम इंटरवल मैंने लिया। अब डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये सारे के सारे ये फ्लूइड मॉलिक्यूल्स कितने से यहां से चल रहे हैं, v1 से। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये v1 से चलने वाले कितने डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, यहां पे आ चुके होंगे। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुई डेल्टा टी टाइम में कितनी होगी, डिस्टेंस बराबर, बोलो क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी कितनी, v1, और समय कितना, डेल्टा टी, तो v1 इंटू डेल्टा टी। ऐसे ही यहाँ वाले पार्टिकल निकल गए, तो कितनी दूरी तक चले, d2 बराबर v2 इंटू डेल्टा टी, सेम टाइम इंटरवल में। अब ये इतना ही तो वॉल्यूम फ्लो हुआ सर भाई। ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ आ गए, उनके पीछे वाले यहाँ आ गए होंगे, इनके पीछे वाले यहाँ आए होंगे, फिर इनके पीछे वाले यहाँ आए होंगे। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ, तो इनके बीच में जितना वॉल्यूम आया उतना ही तो फ्लो हुआ साहब। और कितना हुआ, ये मैं डेल्टा टी बहुत छोटा ले रहा हूँ, तो यहाँ का और यहाँ का क्रॉस सेक्शन लगभग सेम सा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे v1 इंटू डेल्टा टी, और ये d2 v2 इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ, इतना, ये बीच में, तो v2 इंटू डेल्टा टी। अब सपोज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मास m1 इज इक्वल टू m2। जितना मास एंटर किया उतना ही मास क्या करना है, एग्जिट करना चाहिए। तो इधर से मास एंटरिंग इज इक्वल टू मास एग्जिटिंग, m1 बराबर m2। m बराबर क्या होता है, रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो क्या लिखोगे बताओ, a1 d1 इंटू रो, ये तो वॉल्यूम है, और ये डेंसिटी है, बराबर a2 d2 रो से रो कैंसिल हो गया, a1 d1 की जगह v1 डेल्टा टी, और a2 और d2 की जगह v2 डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, क्लियर। तो a1 v1 बराबर a2 v2। तो यहां से जो रिलेशन आया a1 v1 बराबर a2 v2, ये a इंटू v, इसे यूं भी तो लिख सकते हैं, a इंटू v, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू फ्लूइड वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, ये क्या रहता है, कांस्टेंट। और a इंटू v के मल्टीप्लीकेशन, इसे बोला जाता है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या बोला जाता है इसे, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द वॉल्यूम फ्लो रेट
remains constant and this is valid in idealistic situation of fluid। मतलब नॉन विस्कोस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए और लेमिनार फ्लो में होना चाहिए, तब जाके इक्वेशन कंटिन्यूटी वैलिड होगी। और स्टेडी फ्लो में होना चाहिए, मैंने बोला कि स्ट्रीमलाइन बोल दो या लेमिनार बोल दो या स्टेडी बोल दो। तो वॉल्यूम फ्लो रेट हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उस पॉइंट पर वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और ये किस पर बेस्ड होता है? मास कंजर्वेशन पर। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखना है। ए इंटू बी, नोट करो। कभी कभार इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इस तरीके से भी लिख दिया जाता है या इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि सपोज आपको ये सिचुएशन दे दी कि ये है और ऐसे, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 वेलोसिटी V1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन V2 वेलोसिटी V2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 वेलोसिटी V3। तो इसके लिए जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखोगे तो यहाँ से मास जितना एंटर कर रहा होगा वो यहाँ से एग्जिट कर रहा होगा और दोनों भागों में बच रहा होगा। तो इसे क्या लिख दोगे? A1 V1 बराबर A2 V2 प्लस A3 V3। इससे भी आप इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हो। तो बेसिकली व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि वॉल्यूम फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब क्या होता है? देखो dV/dt, यहाँ पे ये v वेलोसिटी वाला नहीं है, v है वॉल्यूम वाला, इसे dV/dt भी लिख सकते हो। ये बराबर होता है एरिया ऑफ मल्टीप्लीकेशन इनटू वेलोसिटी। ये v तो वॉल्यूम वाला है, ये v वेलोसिटी वाला है। तो a और v का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और ये किस पर बेस्ड होता है? ये होता है मास कंजर्वेशन पर। और इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्टेटमेंट नंबर 1। और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि मास entering at one end is equal to mass leaving at another end। और ये सारी वैलिडिटी कब है? इन सेम टाइम इंटरवल या फिर यूं बोल दो पर यूनिट टाइम। भाई जो इंटरवल है 1 सेकंड का ले लो, तो पर यूनिट टाइम में जितना मास इधर से जाएगा उतना ही मास उधर से निकलेगा। नोट करो इसे। नोट कर लिया? चलिए साहब, अब A इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मास फ्लो रेट कांस्टेंट होती है। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V इज वेलोसिटी। तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब जहां का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां पे फ्लो स्पीड कम होगी, और जहां पे फ्लो स्पीड ज्यादा होगी वहां का एरिया कम होगा। अब कभी कभार सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि मान लो आपको ऐसे दे दिया कि यहाँ का A बराबर 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर स्क्वायर, यहाँ का A बराबर 4 मीटर स्क्वायर। यदि यहाँ पर फ्लो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर फ्लो स्पीड कितनी होगी? तो क्या लिखा दोगे? सिंपल, A1 V1 बराबर A2 V2। A1 कितना? 2 इंटू V1 कितना? 10 बराबर A2 कितना? 4 और V2 निकालना है। तो V2 बराबर कितना हो गया? 20/4। 20/4 कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड।
तो देखो ध्यान से, यहाँ का एरिया यदि ट्वाइस है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 4 है, तो यहाँ पे स्पीड यदि 10 है तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी 5। लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, सेम। मतलब इधर से जितना वॉल्यूम गया उधर से उतना ही वॉल्यूम निकला, इधर से जितना मास घुसा लिक्विड का उधर से उतना ही मास निकलेगा। इसे बोला जाता है वॉल्यूम फ्लो रेट। वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, या सेम टाइम इंटरवल में जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास एग्जिट करेगा। क्लियर? चलो इस न्यूमेरिकल को भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या? ध्यान से देखना। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT 2004। 2004 में यह सवाल पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? आपने जब कोई बीमारी होती है तो उसमें इंजेक्ट करते हैं एक सिरिंज से, ठीक? एक सिरिंज का यूज किया जाता है और पीछे से धकेलने के लिए इस तरीके का एक सिस्टम होता है। इस तरीके से यहां से धकेला जाता है, यूं करके। डॉक्टर कभी डरते भी थे आप लोग। तो इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका डायामीटर बराबर दिया हुआ है 8 mm, और ये जो आगे वाला जहां से फ्लूइड, अच्छा इसके बीच में यहाँ पे वो दवाई भरी हुई है, समझो। क्लियर? यहाँ पे क्या भरी हुई है? दवाई या फ्लूइड भरा हुआ है। और यहाँ का क्रॉस सेक्शन, जहां से फ्लूइड निकलेगा, इस जगह का क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन या इस क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है D2, ये D1 और ये D2, ये दिया हुआ है कितना? 2 mm। क्लियर? इसका जो ग्राउंड से हाइट है वो दिया हुआ है 1.25 मीटर। कितना मीटर? 1.25 मीटर। अब सवाल यह है कि जब इस पीछे वाले पिस्टन को, अगर V बराबर, यहां पर V बराबर 0.25 मीटर पर सेकंड से धकेला जाए, तो मतलब ये वाला जो फ्लूइड है वो कितने से जाएगा? 0.25 मीटर पर सेकंड। तो यहां से फ्लूइड निकलेगा और एक फ्लूइड इस तरीके का पाथ लेगा और ग्राउंड पे गिरेगा। तो याद है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इस वाले पाथ पर कोई पार्टिकल ऐसे गिरता था, ऐसे फेंकते थे, यहाँ गिरता था, तो ये जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल होती है इसे क्या बोलते थे अपन? रेंज। तो यहाँ पे यही पूछा था उस सवाल में कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस लिक्विड। क्लियर? अब ये सवाल पूछा यहाँ पे, ये रेंज मतलब यहां से, इस जगह से ये डिस्टेंस, ये सवाल पूछा था सर। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये पहले तो इसमें यहां से और यहां तक तो लगेगी क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और फिर इसके बाद जो स्पीड यहां पर आएगी V2, V1 तो दिया हुआ है, A1 भी दिया हुआ है, और ये V2 हो जाएगा, आपको A2 दिया हुआ है, यहां से V2 निकलेगा। और V2 निकलने के बाद व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज? इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू x डायरेक्शन का वेलोसिटी इंटू टाइम, याद है ना? और x का वेलोसिटी कितना है? V2। तो R बराबर कितना हो जाएगा? V2 इंटू T। और T मतलब जितना ये नीचे, यहां से नीचे गिरने में जितना टाइम लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना टाइम इसे वर्टिकली नीचे आने में जो समय लगेगा उसे क्या बोला जाता था? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाइड बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यही मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आएगा? रेंज के बराबर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें V2 निकालना है, तो V2 निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिख दोगे? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। किसी भी क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन पे A1 पता है आपको? A1 मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तभी तो डायमीटर दिया हुआ है। तो क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 बराबर पाई R2 स्क्वायर इंटू V2।
पाई से पाई कैंसिल हो गया, V2 बराबर कितना आ गया, R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू V1। अब V2 निकालने के लिए बेटा R1 कितना दिया हुआ है, ये तो डायामीटर है, अब डायामीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 8 mm है तो कितना हो जाएगा 4 mm, और 4 mm बराबर कितना मीटर, 4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो R1 को जो लिखोगे कितना लिखोगे, 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई, ये डायमीटर 2 है, इसका हाफ कितना होगा 1 mm का रेडियस, तो R1 स्क्वायर 1 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर इंटू V1 कितना है 0.25, तो 0.25 यहाँ से ये 10⁻10 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो V2 इक्वल टू बताओ कितना आएगा, कितना आ जाएगा 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ से जब फ्लूइड बाहर निकलेगा हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो V2 बराबर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ये जैसे ही निकलेगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, तो नीचे आने में जो समय लगेगा, अब नीचे आने के लिए हमें टाइम फ्लाइट निकालने के लिए हमें y बराबर uy बराबर तो 0 है ना, तो याद है कैसे निकालते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करते थे, sy बराबर हाफ g t स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में g लग रहा है, तो क्या लिखोगे sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, uy तो 0 है, sy कितना चलना है 1.25 बराबर हाफ जी, ay का मतलब g मतलब 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो टी स्क्वायर बराबर कितना है 1.25 डिवाइड बाई 5, इसे क्या लिख सकते हैं 125/500, और इसे जब आप सोल्व करोगे तो टी स्क्वायर ये आएगा कितना 4, तो t बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा आपके पास 1/2 सेकेंड, तो 1/2 सेकेंड में कहाँ जाएगा नीचे, और उसी टाइम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से कहाँ जाएगा आगे, तो रेंज बराबर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे ये तो टाइम आ गया। टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट हमने वर्टिकल डायरेक्शन का यूज किया, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, और रेंज निकालने के लिए आपके पास V2 भी आ गया, V2 कितना, V2 इज 4 एंड टाइम इज 1/2 एंड आंसर इज 2 मीटर, तो यहाँ से कितना दूर जाके गिरेगा 2 मीटर से। This question was been asked in IIT 2004, you know, तो ये basically this is the next question of projectile motion और किसका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब फ्लूइड डायनामिक्स, नोट करो इसे।